निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड की बात करते हैं कि ये गुणनखंड क्या चीज़ है। गुणनखंड, तो जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है, देखो गुणन का मतलब होता है गुणा करना, गुणा करना, और खंड का मतलब होगा टुकड़ा या भाग, इसको कह सकते हैं। भाग मतलब ये वाला भाग नहीं, भाग मतलब टुकड़ा वाला भाग। तो इसी के नाम से हमने इसकी डेफिनेशन बना दी कि गुणा करना और भाग यानी टुकड़ा, खंड मतलब भाग यानी टुकड़ा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए अगर मैं 4 को लेता हूँ, तो 4 के मुझे क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, अलग अलग करना है। तो 4 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2। तो टुकड़े क्या हो गए इसके, एक तो 2 हो गया और एक ये वाला 2 हो गया, और साथ में मैंने क्या बोला, गुणा करना, तो बीच में यहाँ पे गुणे का साइन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2 गुणा 2 है ये 4 के गुणनखंड है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही अगर मैं 5 की बात करता हूँ, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। यानी अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे 5 है तो 5 भी 5 का एक गुणनखंड हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 1 भी 5 का एक गुणनखंड हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखो केवल एक ही संख्या है, यानी 2 गुणा 2 लिखा मैंने, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2 है वो गुणनखंड है 4 का। ठीक, या मैं 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुणा 1, तब भी 4 गुणा 1 मतलब 4 ही हमारा आंसर आएगा। तो ये जो 4 है ये भी 4 का एक गुणनखंड होगा, और ये जो 1 है ये भी 4 का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 4 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और एक 2 हो सकता है। बाकी और देखो 4 को हम क्या क्या टुकड़े इसके कर सकते हैं, बाकी और कोई भी टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 4 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो 4 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। वैसे ही 5 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, मैंने इसको 5 गुणा 1 लिखा, बाकी और इसको तो कुछ भी नहीं लिख सकते, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 5, तो तब भी बात तो एक ही है। यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो 5 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक होगा 5 और एक होगा 1। या आपको सिंपल सी भाषा में इसको ध्यान रखना है, तो देखो ऐसी संख्या मुझे देखनी होगी जिसका भाग संख्या में पूरी पूरी बार चली जाए। जैसे अगर मुझे 4 का गुणनखंड निकालना है, तो अगर मैं सबसे पहले 1 से ट्राई करता हूँ, 1 का भाग अगर मैं 4 में करता हूँ, तो अगर पूरी पूरी बार भाग जाता है, यानी जो शेषफल है, शेषफल वो अगर हमें 0 प्राप्त होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो संख्या होगी, यानी जिससे हमने भाग किया, यानी जो भाजक है जिससे हमने भाग किया, वो जो संख्या है वो भाज्य, इसका एक गुणनखंड होगा। जैसे हमने यहाँ पे भाग किया संख्या 4 के, मुझे गुणनखंड पता करने हैं, तो सबसे पहले मैंने 1 से ट्राई करा, तो 1 का भाग किया मैंने 4 में, तो देखो पूरी पूरी बार जाएगा, 1 गुणा 4, 1 चौको 4, तो यहाँ पे 4 होगा। लास्ट में जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, इसका मतलब 1 4 का एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 के गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से अब 1 के बाद 2 आता है, तो 2 को मैंने ट्राई किया, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, मतलब 2 भी 4 का एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से 2 के बाद 3 आता है, तो 3 को ट्राई करो, यहाँ पे होगा 3 भागा 4, तो यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3, और लास्ट में जो शेषफल है वो हमें 1 मिल रहा है, यानी शेषफल हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 4 का एक गुणनखंड नहीं है। वैसे ही 3 के बाद अगर मैं 4 को ट्राई करता हूँ, तो 4 और यहाँ पर भी होगा 4, तो एक बार भाग जाएगा, और लास्ट में जो शेषफल है वो हमें 0 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 भी 4 का एक गुणनखंड है। तो 4 के गुणनखंड हमने निकाल दिए, 1 2 और 4। ठीक है, वैसे ही आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है, जैसे अगर मुझे 20 का गुणनखंड निकालना है कि 20 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखो यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम 1 से ट्राई करेंगे, 1 का भाग तो सब में जाता है, तो इसमें भी जाएगा, तो देखो 20 बार जाएगा, मतलब लास्ट में जो शेषफल है वो हमें 0 मिलेगा। तो 20 के गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो पहला गुणनखंड हमें मिल गया 1। ठीक, दूसरा अगर मैं 2 से ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे होगा 20, फिर कितनी बार जाएगा, देखो पहले 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2, लास्ट में बचा 0। अब ये 0 यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर यानी जो शेषफल है वो 0 मिल रहा है, मतलब 2 भी 20 का एक गुणनखंड होगा। वैसे ही अगर मैं 3 ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे होगा 20, तो 3 का भाग तो इसमें पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे होगा 6 3 18,
रिमाइंडर बच रहा है 2, तो शेषफल 2 बच रहा है, मतलब 3 20 का ये गुणनखंड नहीं होगा। वैसे ही अगर मैं 4 ट्राई करता हूँ तो पूरी बार भाग चले जाएगा, तो 4 भी 20 का एक गुणनखंड होगा। वैसे अगर मैं 5 को ट्राई करता हूँ तो 5 का भाग भी इसमें पूरी बार जाता है, मतलब 5 भी गुणनखंड होगा। वैसे ही 6 का भाग नहीं जाता, 7 का भाग नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, फिर 10 का जाता है, तो 10 भी इसके गुणनखंड हो गए। तो इसके सारे गुणनखंड हमने निकाल दिए। एक तो होगा 1, एक 2, एक 4, एक 5 और एक 10। बाकी इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि गुणनखंड क्या चीज़ होती है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो गुणनखंड के बारे में तो हमने जान लिया कि गुणनखंड क्या चीज़ होती है। अब हम पता करते हैं कि ये अभाज्य क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, तो देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ, यानी अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके सबसे पहले तो 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड, तो गुणनखंड तो मैंने बता दिया कि क्या चीज़ होती है। तो जिसके 2 गुणनखंड होंगे, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे? पहला गुणनखंड होगा 1, ठीक है, पहला गुणनखंड तो 1 होगा, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा? खुद वो संख्या, खुद वो संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 की बात करता हूँ, तो देखो 5 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 5 का पहला गुणनखंड तो 1 हो सकता है, क्योंकि 1 का भाग अगर मैं 5 में करता हूँ तो पूरी बार जाता है, लास्ट में जो शेषफल होगा वो हमें 0 मिलेगा, तो 1 तो 1 होगा। बाकी अगर मैं 2 ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल 1 मिलेगा, मतलब 2 5 का गुणनखंड नहीं होगा। वैसे ही 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और 1 होगा 5। ठीक है, तो 5 के गुणनखंड हो गए, एक हो गया 1 और एक हो गया 5। तो मैंने क्या बोला? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिसके 2 गुणनखंड होंगे। तो देखो 5 के 2 गुणनखंड हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए? पहला तो होना चाहिए 1, और दूसरा होना चाहिए खुद वो संख्या। तो खुद वो संख्या मतलब अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो खुद वो संख्या यहाँ पर क्या होगी? 5 होगी। तो 5 के केवल 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, एक हो रहा है 1, एक हो रहा है 5, और ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वैसे अगर मैं 1 की बात करता हूँ कि 1 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन के पास जाओ। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड होंगे, बट 1 का तो केवल 1 ही गुणनखंड होता है जो कि 1 होता है, मतलब 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, वैसे अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? एक तो होगा 1 और एक होगा 2। ठीक है, क्योंकि 1 का भाग अगर मैं 2 में करता हूँ तो पूरी बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। वैसे अगर मैं 2 का भाग 2 में करता हूँ तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए? एक तो हो गया 1, एक हो गया 2। तो अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे, इसके 2 गुणनखंड हैं। वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होने चाहिए? पहला तो होना चाहिए 1, दूसरा होना चाहिए खुद वो संख्या। तो यहाँ पे खुद वो संख्या मतलब 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है। अब देखो 2 के बारे में कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें, उसको भी मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। देखो 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और कैसी अभाज्य संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, और कैसी अभाज्य संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं हैं जो सम भी होंगी और अभाज्य भी होंगी। अब देखो ये सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इनकी बात तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, तो अभी हम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक, तो इतनी चीज़ें होगी। वैसे अगर देखो 2 के बाद अगर मैं 3 की बात करता हूँ कि 3 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 के गुणनखंड क्या क्या हैं। देखो 1 का भाग 3 में पूरी बार जाएगा, मतलब 1 एक गुणनखंड होगा। वैसे ही 2 का भाग नहीं जाता, फिर 3 का जाता है, तो 3 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। तो बाकी और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इससे पूरी बार विभाजित हो जाए।
तो इसका मतलब 3 के 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से? एक तो 1 और एक 3। वही अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है, एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा खुद वो संख्या होनी चाहिए, यानी 1 और खुद वो संख्या मतलब 3। तो 3 भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या 1 हो गई 2, 1 हो गई 3। अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए? देखो पहला तो 1 होगा, उसके बाद 2 का भाग भी इसमें पूरी बार जाता है, वैसे ही 3 का भाग नहीं जाता, फिर 4 का भाग जाएगा। तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3। बट अभाज्य संख्या क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बट यहाँ पे तो गुणनखंड 3 हो रहे हैं, मतलब 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे ही अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो 5 के भी केवल 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन सी? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक 1 और एक 5, मतलब 5 भी एक अभाज्य संख्या होगी। वैसे ही 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 और 6, यानी 4 गुणनखंड हो गए। जबकि यहाँ पे अभाज्य संख्याओं में मैंने बोला केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। वैसे ही 7 भी एक अभाज्य संख्या होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 भी एक अभाज्य संख्या होगी, 12 नहीं होगी, 13 और ऐसे करते करते 17 आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि अभाज्य संख्याएँ क्या चीज़ होती हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो अगर मैं अपने क्वेश्चन की ओर जाता हूँ, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है? पहले तो हमें अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है और उसके बाद गुणनखंड भी उसके देखने हैं। तो देखो अगर सबसे पहले अगर मैं 140 की बात करता हूँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 140। तो 140 के क्या करने हैं? मुझे अलग अलग टुकड़े करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 4 के गुणनखंड निकालूं तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो होगा 2 और एक होगा 2, यानी 2 गुणा 2 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो 4 को मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, या 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2 2 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुणा 1, तो ये भी 4 के गुणनखंड हो गए। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 गुणा 1। तो 4 तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसका मतलब इसके भी मुझे गुणनखंड करने होंगे। तो 4 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गुणा करके लास्ट में हमें 4 ही मिलना चाहिए। तो वैसे ही मुझे 140 को ऐसे भागों में बांटना है जो अभाज्य भी हों और उसके गुणनखंड भी निकल आए। तो कैसे मैं करूँगा? देखो जैसे हम मौसों निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, यानी या तो HCF निकालते हैं या LCM निकालते हैं, लॉसो। वैसे ही हम इसको करेंगे जैसे हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मौसा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम एक बॉक्स बना देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखना है 140। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इससे पूरी बार कटेगी। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, तो यहाँ पे 2 से ट्राई करेंगे कि ये जो संख्या है ये 2 से पूरी बार कटेगी कि नहीं कटेगी। अब देखो आपको भाज्यता के नियम भी पता होने चाहिए, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको इनके भाज्यता के नियम तो पता होने ही चाहिए। तो क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहले अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या के अंत में अगर 0 आता है, यानी अगर सम संख्या आती है, सम संख्या आए तो वो जो संख्या है वो 2 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 140 की बात करता हूँ तो अंत कहो या स्टार्टिंग कहो एक ही बात है। मतलब यहाँ पे हमें देखना है, इकाई के अंक में हमें देखना है कि सम संख्या अगर है तो वो जो संख्या होगी वो 2 से पूरी बार विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, तो 0 भी एक सम संख्या है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया या 10 हो गया। तो 10 के स्टार्टिंग में देखो 0 आ रहा है, तो तभी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, तो अगर ये नंबर आए 0 2 4 6 8, ये नंबर अगर आते हैं तो वो जो संख्या होगी वो 2 से पूरी बार विभाजित होगी। तो 2 का भाज्यता का नियम तो ये हो गया। वैसे ही 2 के बाद आता है 4। तो 4 में आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे 2 में आपने ध्यान रखा कि स्टार्टिंग का केवल एक नंबर हमें देखना होता है, बट 4 में स्टार्टिंग के 2 नंबर हमें देखने होते हैं। यानी ये जो 2 संख्याएं हैं ये अगर 4 से पूरी बार विभाजित होती हैं, इसका मतलब वो जो संख्या होगी वो भी 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 नंबर क्या हैं? एक तो है 4 और एक है 0।
तो मैं 4 का भाग इस संख्या में करके देखूंगा कि ये जो संख्या है ये 4 से पूरी पूरी बार कट रही है कि नहीं कट रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 का भाग करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, मतलब यहाँ पे होगा 4 और 0, और यहाँ पे 0 है तो 0, मतलब पूरी पूरी बार कट रही है, मतलब जो शेषफल है वो हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ठीक है, शेषफल है वो 0 मिल रहा है। तो ये जो संख्या है ये 4 से कट रही है, मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगी। अब देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। देखो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, इतनी बड़ी संख्या भी अगर होगी तो हमें केवल ये 2 नंबर देखने हैं। तो ये 2 नंबर अगर 4 से कटेंगे तो ये जो पूरी संख्या है ये भी 4 से कटेगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये होगी। अब 4 के बाद आएगा 8। तो जैसे 2 में हमने स्टार्टिंग का 1 नंबर देखा, 4 में हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर देखे, तो वैसे ही 8 में हमें क्या देखने हैं, स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई नंबर है 7, 8, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0, इतना बड़ा नंबर है। तो हमें ये देखना है कि इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें क्या देखना है, इतने बड़े नंबर से भाग नहीं करना है, केवल स्टार्टिंग के 3 नंबर देखने हैं, 1, 2, 3। तो 8 का भाग 120 में करके देखेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 8 और फिर यहाँ पे होगा रिमाइंडर बचा 4, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे होगा 40, 5 हो गया तो यहाँ पे 40, मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है। यानी 8 का भाग 120 में पूरी पूरी बार जा रहा है। तो 120 यानी इसमें अगर 8 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है तो ये जो नंबर है इसमें भी 8 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का भी हो गया, 4 का भी हो गया और 8 का भी हो गया। अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अंकों का सम है यानी अंकों का योग अगर 3 से पूरी पूरी बार कटेगा तो वो जो संख्या है वो भी 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो एग्जांपल के लिए मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 120। ठीक है, कि मुझे चेक करना है कि इसमें 3 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सारे अंक हैं इनका सम यानी योग कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो इन सबको जोड़ दो। तो कितना आ रहा है, जोड़ के आ रहा है 3। तो जोड़ करके जो संख्या आई ये अगर 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखो जैसे 3 का भाग 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी 3 रास में रिमाइंडर यानी शेष 0 बच रहा है। तो 3 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है, मतलब 120 में भी पूरी पूरी बार जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, 120 का भाग करना है 3 में तो 4 होगा, 12 और 0 मतलब 40 बार जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई भी बड़ा नंबर ले लो, मान लीजिए 7, 8, 6, 5, 3, इतना बड़ा नंबर मैंने ले लिया। तो इसमें 3 का भाग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ये अंक है सबको जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ के कितना आ रहा है, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 22 और 7 29। तो 3 का भाग करके देखेंगे हम 29 में। तो देखो पूरी पूरी बार जा रहा है क्या, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे होगा 27। पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है, शेषफल 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा इसमें भी 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 3 को भाग करने का नियम क्या है। क्या करना है, सब नंबर हमें जोड़ने हैं और जोड़ के जो नंबर मिलेगा वो अगर 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है तो वो जो नंबर होगा, जो स्टार्टिंग में हमने नंबर लिखा है वो भी 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। वैसे ही 9 के लिए भी होता है। 9 के लिए क्या होता है कि अगर कोई नंबर हमने लिख दिया, मान लीजिए 7, 8, 7, 6, 8, 5, ये नंबर हमने लिख दिया, तो इन सब नंबर को जोड़ दो। तो कितना आ रहा है, 7 + 6 + 8 + 5, तो 8 और 5 13, 13 और 6 19 और 7 26। अब देखो जोड़ करके 26 आ रहा है। तो अब हम 9 का भाग करके देखेंगे कि 26 में पूरी पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे होगा 18 और लास्ट में रिमाइंडर बचा 8, मतलब 26 में 9 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें भी 9 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 के लिए और वैसे ही हो गया 9 के लिए। अब हम बात करेंगे 5 के लिए। तो 5 के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो, ये दोनों में से कोई सा भी अगर हो तो वो जो संख्या होगी वो 5 से पूरी पूरी बार कट जाएगी। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 120, तो यहाँ पे इकाई के अंक में 0 है, मतलब ये जो संख्या है ये 5 से कट जाएगी। वैसे अगर मैं 125 की बात करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 है, मतलब ये जो संख्या है ये भी 5 से कटेगी। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इकाई के अंक में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक, वैसे अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो जो संख्या 2 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी और 3 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी बार विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 तो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित है बट 3 से नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 2 का भाग 8 में करता हूँ तो 4 बार पूरी पूरी बार जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। बट अगर मैं
3 का भाग करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 2, यानी रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल होगा वो हमें 2 मिलेगा। तो देखो 2 का भाग तो इसमें पूरी बार जा रहा है, बट 3 का नहीं जा रहा है, मतलब 8 जो संख्या होगी वो 6 से विभाजित नहीं होगी। वैसे ही अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो 12 देखो 2 से भी पूरी बार विभाजित होता है और 3 से भी होता है, मतलब जो 12 है वो 6 से भी पूरी बार विभाजित होगा। ठीक, तो 6 के लिए हो गया। अब देखो अगर मैं 7 की बात करता हूँ तो 7 के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4, ये संख्या है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो इकाई का अंक है, ये जो 4 है, इसको दोगुना कर दो। इसका हमने दोगुना कर दिया तो 8 आया। अब देखो बाकी इसका मैंने दोगुना कर दिया, बाकी नंबर यहाँ पे क्या बचा, 123 बचा, और बाकी यहाँ पे इसको दोगुना करके 8 आया। तो अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ तो घटा के वो जो संख्या है वो अगर 7 से पूरी बार विभाजित होती है, मतलब वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे घटा के यहाँ पे कितना आ रहा है, 13 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, तो 115 आ रहा है। अब देखो भाग करके देख लो तो कितना आ रहा है, 7 से कम 7, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 4 और 45, पूरी बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी 7 से पूरी बार विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया 7 का। 8 की भी हमने बात कर ली। अब देखो 10 के लिए क्या है, जिसके इकाई के अंक में 0 आए तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे है 120 तो ये 10 से विभाजित होगी। जैसे अगर 125 आता है तो यहाँ पे इकाई के अंक में 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है ये 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, वैसे अगर मैं 11 की बात करता हूँ तो 11 में क्या होगा, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, और विषम संख्याओं का पहले योग करना है। ठीक है, इनका योग करना है, उसके बाद सम और विषम के योग को माइनस कर देना है। तो अगर वो जो माइनस करके 11 से पूरी बार विभाजित होगा, या देखो जैसे अगर 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, 0 आ सकता है, 22 आ सकता है, या 33 आ सकता है, 44 आ सकता है, ऐसे अगर आता है तो वो जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपको इसमें क्या देखना है, सम संख्याओं का स्थान देखना है। मतलब देखो जैसे 1 है तो 1 तो विषम संख्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 4 5 है, तो आपको ये नंबर नहीं देखने हैं, बस इनके स्थान देखने हैं कि सम और विषम कहाँ पे आ रहा है। तो ये तो विषम आ रहा है, ये भी विषम आ रहा है, ये भी विषम आ रहा है, और ये वाला भी विषम आ रहा है। तो जो विषम स्थान है उनको अलग कर दो। तो विषम है 6 प्लस 1 है 4, विषम स्थान 1 3 और 5 मतलब 2। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, मतलब 2 4 और 6 इनको जोड़ दो। और सम स्थान कौन कौन से हैं, सम स्थान दूसरे स्थान पर ये है, फिर ये है, और फिर लास्ट वाला ये है, मतलब 5 और यहाँ पर 3 है, 5 3 और 1, तो यहाँ पे होगा 5 3 और 1। इनको अलग, विषम स्थानों को अलग जोड़ दो, सम स्थानों को अलग जोड़ दो। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो ये तो आ रहा है 9, माइनस इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 6 और 4 10 और 2 12, इनको जोड़ के 12 आ रहा है, तो इनको माइनस कर दो। तो माइनस करके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो 3 11 से पूरी बार विभाजित नहीं होगा, मतलब ये जो संख्या होगी ये भी 11 से पूरी बार विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 11 में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सम स्थान है उनको पहले अलग जोड़ दो, और जो विषम स्थान है उनको अलग जोड़ दो, फिर सम और विषम स्थानों के योग को माइनस कर दो। माइनस करके अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल, यानी 11 का कोई गुणा जा रहा है, जैसे 11 22 33 ऐसे आ रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जो भाज्यता का नियम है, अगर आपको यहाँ पे ढंग से समझ में नहीं आए तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा, वहाँ पे बता दूँगा, वहाँ पे आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो आप पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 140 दिया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 140 लिख दूँगा। ठीक, ऐसे बॉक्स बना देंगे। अब देखो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, मतलब 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 की भाज्यता का नियम मैंने बताया कि स्टार्टिंग में अगर सम संख्या है, यानी 0 2 4 6 8 ये अगर नंबर है तो वो जो संख्या है वो 2 से कट जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 का भाग पूरी बार जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 7 दूनी 14 और यहाँ पे होगा 0। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल से आप भाग कर दो। 140 में मुझे 2 का भाग करना है, तो यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 7 दूनी 14, फिर 0 बचा, यहाँ पे 0 बचा, तो इस 0 को यहाँ पे उतार देते हैं, तो 70 आया। फिर देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, 2 का भाग 70 में करना है।
तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 6, रिमाइंडर बचा 1, 0 है तो यहाँ पे उतारेंगे, फिर 5 होगा तो यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 0, तो ये 35 आया। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 आ रहे हैं, मतलब सम संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 2 के बाद तो 3 आता है। तो 3 के लिए मैंने क्या बोला था कि वो जो अंक है उनको जोड़ के देख लो। तो देखो एक है 3, एक है 5, तो इनको जोड़ के आ रहा है 8। अब 8 में अगर 3 का भाग करते हैं तो पूरी बार नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 3 के बाद आता है 4, तो 4 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के लिए मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के 2 अंक हमें देखने होते हैं। तो 2 का नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब हम 5 ट्राई करेंगे। तो 5 के लिए मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में यानी इकाई के अंक में या तो 0 हो या 5 हो, तो तभी उसमें 5 का भाग चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 आ रहे हैं, मतलब इसमें 5 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे 5 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 7 35। अब देखो 7 आ रहे हैं तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1। तो देखो 140 के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। ये सारे जितने भी नंबर हैं ये अभाज्य संख्याएँ हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इसके मैंने गुणनखंड निकाल दिए। तो क्या क्या हैं, एक तो है 2, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 5 और फिर आ रहा है 7। मतलब अगर मैं इन चारों को गुणा कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, 140 ही मिलेगा। गुणा करके आप देख सकते हैं, जैसे हमने 4 के गुणनखंड किए थे 2 गुणा 2, वैसे ही हमने 140 के भी गुणनखंड कर दिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 140 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 2, एक हो गया 5 और एक हो गया 7। तो ये इसके गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड भी कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जो संख्या जितनी बार आएगी उसकी पावर उतनी हो जाएगी। देखो जैसे 2 2 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर 2। अगर 2 3 बार आता, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 3 बार आता तो 2 की पावर 3 कर दे। 4 बार आता तो 2 की पावर 4 करते। अगर 5 यहाँ पे 2 बार आता, जैसे 5 गुणा 5 आता तो यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाती। तो 2 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही हमें निकालना था। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है। दूसरा पार्ट दिया है 156। दूसरा पार्ट दिया है 156। तो 156 का भी हम ऐसे ही भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, 2 ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, मतलब सम संख्या आ रही है, तो 2 का भाग चले जाएगा। तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 1 बचा 16 हुआ, तो 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब 2 का भाग दोबारा चले जाएगा। फिर 2 हुआ तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 18 हुआ, तो 9 दूनी 18। अब देखो विषम संख्या आ रही है, मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 से ट्राई करते हैं, तो इनको जोड़ के देख लो, 9 और 3 12। तो 12 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 13 होगा। अब देखो 13 विषम संख्या है, मतलब 13 में केवल या तो 1 का भाग जाएगा या 13 का भाग जाएगा, बाकी और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें अब 13 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 1। ठीक है, ऐसे हम मौजू निकालते थे। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 156 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी 2 2 बार आ रहा है, मतलब 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 38 25। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम 2 से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे तो विषम संख्या आ रही है, मतलब 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। फिर अगर हम 3 से ट्राई करते हैं तो कितना हो रहा है, इनको जोड़ दो, मतलब 3 8 2 और 5, इन सबको जोड़ करके देख लो। तो 8 और 3 11 और 5 और 2 7, इनको जोड़ दो तो ये आ रहा है 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 मतलब 22। तो 7 ती 21 और 15, 5 ती 15। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि 3 का भाग करना है हमें 38 25 में। तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3, रिमाइंडर बचा 0। फिर 8 उतारेंगे, यहाँ पे होगा 2 6, रिमाइंडर बचा 2। फिर 2 उतारेंगे 22, फिर यहाँ पे होगा 7 और यहाँ पे होगा 21। फिर 1 बचा, यहाँ पे होगा 15। फिर 5 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, लास्ट में आ रहा है 0। तो 12 75, मतलब यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, तो 2 का भाग अगर हमने इसमें किया, इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। मतलब 2 का भाग हम दोबारा नहीं करेंगे। 3 का दोबारा करके देख लो। तो ये जो संख्या है 1 2 7 5, तो इनको जोड़ दो, 7 और 5 12 और 2 और 1 3,
यानी 12 और 3 15, तो 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा, तो 3 का भाग करके देख लो। तो यहाँ पे होगा 4, मतलब 3 चक्कू 12, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये हो गया। अब इसमें दोबारा 3 का भाग करके देख लो, तो यहाँ पे होगा 4 और 2 6, 6 और 5 11। देखो अब 11 आ रहा है, 11 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 3 के बाद देखो 4 आता है, तो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। अब 5 ट्राई करेंगे, तो 5 के लिए मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 है, मतलब 5 का भाग इसमें चले जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25। वैसे ही दोबारा 5 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे होगा 5 एकम 5, फिर यहाँ पे होगा 3, 7 पंजे 35। अब देखो 17 भी विषम संख्या है। विषम संख्या होने का मतलब या तो 1 का भाग जाएगा या 17 का भाग जाएगा, बाकी किसी भी नंबर का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे 17 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे होगा 1। तो ये जो 38 25 है या 3800 जो 25 है, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, मतलब 3 की पावर 2 गुणा 5 भी 2 बार आ रहा है, मतलब 5 की पावर 2 गुणा 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, वैसे ही देखो हम इसको ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5005। तो अब देखो यहाँ पे विषम संख्या आ रही है, मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 3 का अगर हम ट्राई करते हैं तो इनको जोड़ दो, तो 5 और 5 10, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखो 2 का इसमें नहीं जा रहा है, मतलब 4 का भी नहीं जाएगा। फिर 5 बचता है, तो स्टार्टिंग में 5 आ रहा है, मतलब 5 का भाग इसमें चले जाएगा। तो यहाँ पे होगा 5 एकम 5 0 0 और यहाँ पे होगा 1, तो 5 का हो गया। अब दोबारा इसमें 5 का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, जबकि 5 का भाग करने के लिए यहाँ पे या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब 6 का ट्राई करते हैं, तो देखो इसमें अगर 2 और 3 का नहीं जा रहा था, मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। तो इसमें नहीं जा रहा था, तो इसमें भी नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर अगर हम 7 का ट्राई करते हैं, तो 7 के लिए मैंने क्या बोला था, ये जो संख्या है यानी इकाई का जो अंक है इसका 2 गुना कर दो। ठीक है, 2 गुना कर दिया। अब जो अंक बचे, क्या क्या बचा, ये तो हमने हटा दिया था, 100 बचा, तो इसमें से ये माइनस कर दो। 100 बचा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 98। अब देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 7 एकम 7 2 यानी 28, तो जा रहा है, 7 चौको 28, तो इसमें भी 7 का भाग चले जाएगा। तो यहाँ पे 7 करेंगे तो यहाँ पे होगा 7 एकम 7 10 मतलब 3, तो 7 चौको 28 और 2 बचा 21, तो यहाँ पे होगा 7 3 21 यानी 143 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो भाग करेंगे 7 का 1001 में, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 7, फिर रिमाइंडर बचा 3, 0 उतारेंगे 30 हुआ, तो 7 चौको यहाँ पे 4 होगा 28, फिर यहाँ पे 2 बचा और 1 उतारेंगे तो यहाँ पे होगा 7 21। ठीक है, 0 बच रहा है। अब देखो कितना आ रहा है 143, तो इसमें भी दोबारा ट्राई करेंगे कि 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इकाई का अंक देखो 3 है, इसका 2 गुना कर दो तो 6 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 14 माइनस 6, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8। अब देखो 8 में 7 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब 7 का हो गया, 8 का भी नहीं जाएगा। फिर 9 का ट्राई करो, तो 9 का 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 आ रहा है, तो 9 में मतलब 9 का भाग इसमें नहीं जाता है, मतलब 9 का भी नहीं होगा। फिर 10 का भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। अब 11 का ट्राई करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, सम को अलग ऐड कर दो और विषम को अलग ऐड कर दो। तो जो सम संख्या है इसमें 1 2 और 3, तो सम संख्या कौन सी है, केवल 4 है, और विषम संख्या कौन सी है, ये और ये वाली, मतलब 3 और 1 4। तो इनको फिर माइनस करते हैं, तो माइनस करके 0 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, जैसे 11 22 33 ऐसे अगर आ रहा है, तो इसमें 11 का भाग चले जाएगा। तो देखो 0 आ रहा है, मतलब इसमें 11 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे 11 का भाग कर दो, तो यहाँ पे होगा 11 कम 11, फिर यहाँ पे 3 होगा, 11 3 33। अब 13 एक विषम संख्या है, मतलब केवल 13 का ही भाग यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसको कमेंट करके आप बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक, तो ये भी हो गया। तो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।